जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में 40 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कुछ इस तरीके से सेट होते हैं। 15 प्लस 15 प्लस 10 कुछ इस तरीके से सेट होते हैं। यानी कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो हार्ड लेवल के आते हैं। 10 कैसे आते हैं? 10 हार्ड लेवल के आते हैं। और 15 कैसे आते हैं? 15 आते हैं मॉडरेट लेवल के। 15 कैसे आते हैं? मॉडरेट लेवल के। और ये 15 शुरुआत के कैसे आते हैं? ये आते हैं इजी लेवल के। ये कहते हैं कैसे आते हैं? ये आते हैं इजी लेवल के। यानी कि ये 10 क्वेश्चन तो सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने तैयारी की हो सही ढंग से। और ये 15 क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो इन 15 क्वेश्चनों को आराम से बना लेगा। और ये 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसने भी साइंस थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, नेकात भी पढ़ी है, या 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में उसे सही ढंग से पढ़ी है, तो भी वो इन 15 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इन इजी के 15 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ये 25 क्वेश्चन एंड के जो बच रहे हैं, 25 क्वेश्चन ये एंड के जो बच रहे हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो नहीं, 2 वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें से टॉप 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 500 दो वीडियो लेके आऊंगा जिसमें से 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। जहाँ से आपको ये 25 की 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ से आपको ये 15 की 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, और जहाँ से ये 25 की 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि मैं आपको सिर्फ 3 वीडियो कराऊंगा जिसमें मैं आपको 1100 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 1100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में 40 में से 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तो करने वाले हैं, लेकिन यदि यदि हम ऑप्शनों को भी गिने तो ऑप्शनों सहित हम इस वीडियो में करने वाले हैं 250 से 300 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 250 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों या यूवी रेज को सबसे पहले किसने देखा था? तो यूवी रेज को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। तो पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो देखा था जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा। किसने देखा था? जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा देखा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पायरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है मसूड़ों को। या मसूड़ों से खून आना क्या कहलाता है? या जो किस रोग के कारण मसूड़ों से खून आता है वो आता है पायरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पायरिया रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, पायरिया रोग किसके कारण होता है? ये होता है प्रोटोजुआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। आपको इसे भी याद रख लेना है। तो पायरिया रोग किस कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। और पायरिया में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। आपको इतना याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो आपको पता होगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये पेनिसिलिन क्या थी? वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। क्या थी? वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। आपको इसे याद रखना है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। अब बात करते हैं लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आपको इसे भी याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है? तो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने वर्ल्ड के फर्स्ट टीके की खोज की थी। वर्ल्ड के फर्स्ट टीके की खोज की थी। और वह टीका किसका था? वो था चेचक का। किसका टीका था? चेचक का टीका था। और उसका नाम क्या था? तो चेचक की टीके की खोज, स्मॉल पॉक्स की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और वो सन भी पूछी जाती है, और किस सन में की थी? तो ये की थी 1796 में। ये सन भी पूछी जाती है, सन को भी आपको याद रखना है। तो कौन सी सन में की थी? 1796 में की थी। आपको इसे याद रखना है। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी? टीबी के टीके की खोज की थी। टीबी के टीके की खोज की थी। आपको इसे भी याद रखना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
पेनिसिलिन किस वर्ग से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन किस वर्ग से प्राप्त किया जाता है? मैंने अभी आपके लिए बताया था। जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी खोज की थी। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है कवक से। किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से या फंगस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, सफेद रक्त कणिकाओं या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको पता होगी। जो डब्ल्यूबीसी होती है हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें सैनिक कोशिकाओं भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगी एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिकल्चर की बात करें तो रेशम पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेशम पालन के अध्ययन को कहते हैं, रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम के अध्ययन को कहते हैं सेरिकल्चर। पिसिकल्चर की बात करें, पिसिकल्चर किसे कहते हैं? तो पिसिकल्चर कहते हैं मछली पालन के अध्ययन को। किसको? मछली पालन के अध्ययन को। आपको इसे याद रखना है। मछली पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहते हैं। आपको इन्हें याद रखना है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल ग्रह या रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं रक्त के थक्के जमने से। तो रक्त के थक्के जमने से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछे कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, कौन सी प्रोटीन मदद करती है रक्त का थक्का जमाने में, तो वो करती है फाइब्रिनोजन। कौन सी करती है? फाइब्रिनोजन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपसे प्रोटीन पूछ ले आपसे कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में, कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक करती है, मदद करती है, तो वो हो जाएगी फिब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन। प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक करती है या मदद करती है, तो वो हो जाएगी फाइब्रिनोजन। कौन सी हो जाएगी? फाइब्रिनोजन हो जाएगी। फाइब्रिनोजन हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले कौन सी कणिका हमारे यहाँ रक्त कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कणिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो वो करती है प्लेटलेट्स। कौन सी करती है? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। कौन सी करती है? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु रक्त का थक्का जमाने में सहायक करती हैं। तो ये हो जाएगा। यदि आपसे प्रोटीन पूछ ले, कणिकाएं पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले कौन सी धातु रक्त का थक्का जमाने सहायता करती है, मदद करती है, तो वो करती है कैल्शियम। कौन सी करती है? कैल्शियम करती है। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। और चौथी हो जाएगी, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है? विटामिन आपसे पूछ ले कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो आपको याद रखना है विटामिन के। कौन सी? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। तो ये 4 क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ब्लड बैंक। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? इसलिए इसे रक्त का बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तिल्ली या स्प्लीन को क्या कहते हैं? तो तिल्ली, स्प्लीन या इसे पिलिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पिलिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिलिया भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं पिलिया को? तो इसे कहते हैं ब्लड बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है, बादलों के फटने का क्या अर्थ है? तो बादलों के फटने का क्या अर्थ है? तो बादलों के फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ अचानक बारिश आना। ये हो जाएगा बादलों के फटने का अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको पता होगी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? वो होता है मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो CH4 इसका फॉर्मूला होता है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोवलिन। क्या होता है? साइनोकोवलिन
इसका रासायनिक नाम होता है, आपको इसे याद रखना है, कई कई एग्जामों में इसका रासायनिक नाम भी पूछा हुआ है। तो साइनोकोबालिन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन बी 12 का। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, इसमें पाई जाती है कोबाल्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, विटामिन बी 12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो आपको पता होगी समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है, वो होता है NaCl। कौन सा होता है, NaCl या सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस तापमान पर सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति किस तापमान पर सबसे अधिक होती है, तो आपको पता होगी जब जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, जब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाती है, ध्वनि की गति भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, ध्वनि की गति क्या होती है, तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्वनि की गति क्या होती है, तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, आपको इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो आपको पता होगी दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैसीन प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैसीन प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं, उसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं। इसलिए दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इसलिए दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 16 है, तो आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये 100 क्वेश्चन बेसिक लेवल के होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा यूँ बस सोचना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम मैंने भी दिया है, तो वहाँ पे मैंने देखा था काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पूछे जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं इनको तो आप आराम से कर लोगे। ये 10 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते हैं, इनको सिर्फ वही कर पाएगा जो इसने तैयारी अच्छी तरीके से की हो। लेकिन जो 10 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, इन 25 क्वेश्चनों की तैयारी में आपको 1000 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। वहाँ पे मैं इनके एक्स्ट्रा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। वहाँ पे आप वहाँ से आप इनको प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है या पीयूष ग्रंथि होती है, वो हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है, वो मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। आपको इसे याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। यदि आपसे पूछ ले मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, क्या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि आपसे यदि पूछ ले तो उसे क्या कहते हैं, वो किस ग्रंथि को कहते हैं, तो वो कहते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। आपको इसे याद रखना है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 17 है, किस गैस को अश्रु गैस या टीयर गैस के रूप में जाना जाता है। तो किस गैस को टीयर गैस के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है क्लोरीन को। किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन को अश्रु गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस गैस को अश्रु गैस के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है क्लोरीन को। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, और कितना पाया जाता है, लगभग 65%। कितना पाया जाता है, लगभग 65% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर सेल या सोलर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने में अर्धचालकों का उपयोग करते हैं, और अर्धचालक कौन सा हो जाएगा, तो अर्धचालक हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं। तो सोलर सेल बनाने में किसका उपयोग करते हैं, अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। तो अर्धचालक कौन सा हो जाएगा, तो सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको कमेंट करके बताना है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपको कमेंट करके बताना है। इसका परमाणु क्रमांक आपको कमेंट करके बताना है सिलिकॉन का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार क्या आता है, बढ़ता जाता है। उसका भार क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका क्या होता है, भार बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता होगी, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं। पहली होती है मेलस, दूसरी इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज। तो मेलस, इनकस, स्टेपीज, जो स्टेपीज हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी, फीमर जैसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी ये होती है सबसे सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर की हड्डी ये कहाँ पे होती है? जांघ में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और आपसे पूछ ले सबसे कमजोर हड्डी, यदि आपसे पूछ ले सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी, तो वो कहाँ पे होती है? तो वो कान में ही होती है। और कौन सी हड्डी होती है? मेलस। कौन सी होती है? मेलस होती है। तो कान में 3 हड्डी होती है, मेलस, इनकस, स्टेपीज। मेलस क्या होती है? सबसे कमजोर होती है। स्टेपीज सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, उसका नाम क्या है? फीमर। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी। कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। आपको इसे याद रखना है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये हो जाएंगे साधारण साधारण से क्वेश्चन। सो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, शुष्क बर्फ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। शुष्क बर्फ में ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ड्राई आइस क्या हो जाएगी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आपको पता होगी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो वो मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें वाट। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। किसका मात्रक होता है? शक्ति का। एम्पियर की बात करें तो धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हर्ट्ज की बात करें तो आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आपको इसे याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये बात सुनी भी होगी कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं होगी, इसलिए अब कहते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन की बात करें, आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का नियम। कौन सा नियम दिया था? वो दिया था सापेक्षता, सापेक्षता का नियम। सापेक्षता का नियम दिया था आइंस्टीन ने। तो आपको इसे भी याद रखना है। गैलीलियो की आपको कमेंट करके बताना है गैलीलियो ने किसका नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको इसे याद रखना है। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है CF/5 बराबर M-32, M-32/9 बराबर K-273 K-273/5। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कभी कभी आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दे देता है और फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है। कभी कभी आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू देके केल्विन में पूछ लेता है। या आपको केल्विन में वैल्यू दे दे, सेंटीग्रेड में पूछ ले, या केल्विन में वैल्यू दे दे, फ़ारेनहाइट में पूछ ले, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दे, केल्विन में पूछ ले, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दे, सेंटीग्रेड में पूछ ले। कुछ भी तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लगा लेना है। CF/5 बराबर M-32/9 बराबर K-273/5। तो इस फॉर्मूले को आपको लगा लेना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे कठोर प्राकृतिक
पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है हीरा। कौन सा? हीरा या डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन। वो कितनी पाई जाती है? लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर नाइट्रोजन के पास सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो फिर पाई जाती है ऑक्सीजन। कितनी? लगभग 21%। कितनी पाई जाती है? लगभग 21%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो वो किया जाता है मधुमेह के या डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगी जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, तो अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका होती है, वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन किसका कार्य करता है? तो ये हमारे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो क्या कार्य करता है? हमारे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो हमें रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करेगा। तो यदि इसकी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन की कमी होगी तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे हमें एक बीमारी होगी, उसे क्या कहते हैं? उसे मधुमेह कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो में और क्या क्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन धातु का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है या टंगस्टन धातु है, उसका जो गलनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। कितने होता है? सर्वाधिक होता है। तो इसलिए जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का वो मैक्सिमम होता है या अधिक होता है सभी धातुओं से। तो आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किसी यंत्र से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो द्रव का घनत्व। ये द्रव का घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो थर्मामीटर से क्या मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं तापमान। क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं थर्मामीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रव का घनत्व मापते हैं। तो द्रव का घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं जो हमारा हृदय होता है वो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है, लेकिन हृदय इसका आंसर नहीं होगा। तो हृदय क्या करता है? जो हमारा हार्ट होता है वो रक्त को भी पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? ये हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रक्त को पंप करने का कार्य करता है, लेकिन जो हमारी किडनी होती है, वृक्क होती है, किडनी या वृक्क होती है, ये रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करती है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो वो करती है किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 35 है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। कौन सी होती है? N2O होती है। N2O होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाफिंग गैस। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका का आत्मघाती थैला है। आत्मघाती थैली किसे कहते क्या किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? वो कहते हैं लाइसोसोम को। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें राइबोसोम की, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। टेक्निकल ग्रेड 3 के एग्जाम में तो हर बार पूछा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, आपको इसे याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, आपको इसे याद रखना है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्य या वर्क की ऐसा इकाई क्या है, तो कार्य या वर्क की ऐसा इकाई क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की बात करें, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक या फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। पास्कल की बात करें तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होगी जो पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन है वो कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होगी सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो खट्टे फलों में जैसे कि संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, टमाटर में और पालक में। किसमें पाया जाता है, टमाटर और पालक में पाया जाता है, टमाटर और पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या गुड कंडक्टर कौन कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो वो होती है चांदी। कौन होती है, चांदी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कैसा होता है, कितना होता है, वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त की स्टडी को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को, तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। आपको इसे याद रखना है, हेमेटोलॉजी कहते हैं, आपको इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो आपको पता होगी जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है, वो होता है प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों की बात करें तो इसके कारण कौन से रोग होते हैं, तो इसकी आपको ट्रिक लगाना है, पापा काम पे सोते हैं। इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे, पापा काम पे सोते हैं। आपको इस ट्रिक को याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से कौन हो जाएगा, पापा से हो जाएगा, वो हो जाएगा पायरिया। कौन सा हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, पायरिया। माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मलेरिया, माँ से कौन सा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पायरिया मलेरिया। निद्रा सोत, सोते से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा निद्रा सोत। क्या हो जाएगा, निद्रा, निद्रा सोत, निद्रा सोत। ये हो जाएंगे रोग। कुछ रोग हैं जो किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरिया, मलेरिया और कौन सा हो जाएगा, निद्रासोत, ये हो जाएंगे रोग प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो आपको पता होगी जो ध्वनि है उसकी चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। और ठोस में से क्या है, इस्पात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस में होती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक, और ठोस क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा इस्पात। लेकिन यदि आपसे पूछ ले प्रकाश की चाल, क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। और कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन ए। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दाब या प्रेशर की ऐसा इकाई क्या है, तो यहाँ दाब या प्रेशर की इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी पास्कल। मैंने अभी आपके लिए बताया था दाब की ऐसा इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन बल की होती है। कार्य की जूल होती है। तो ओम को याद रखना है, ओम किसकी होती है, ओम होती है प्रतिरोध की। किसकी होती है, ओम होती है प्रतिरोध की, आपको इसे याद रखना है, ओम प्रतिरोध की होती है।
आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 48 है, भारी जल या हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है D2O। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है D2O। आपको इसे याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मैंने ये आपके लिए बताया था, वो होती है फीवर, या जांग जांग की हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? फीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टिपी सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक आनुवंशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु की बात करें तो बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक हो जाएंगे अरस्तु। तो बायोलॉजी के जनक आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे अरस्तु, या आपसे पूछ ले जंतु विज्ञान के जनक, आपसे किससे पूछ ले? जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको फिर एक बार और याद दिला दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी भाई आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आपको। तो मैं अभी आपके लिए 1000 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, जो टोटली PYQ पर आधारित होने वाले हैं। और वहाँ से आपको देखना कि 40 में से 40 क्वेश्चन आपको इन 3 वीडियो में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आपके लिए 2 वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में क्वेश्चन होंगे 500 क्वेश्चन। और इस वीडियो में कितने हैं? इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है। तो टोटली मैं आपके लिए 1100 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि मैं ऑप्शनों को गिन लूँ तो ये 2000 प्लस हो जाएंगे। यदि ऑप्शनों को गिन लूँ मैं तो ये 2000 प्लस हो जाएंगे। 2000 प्लस हो जाएंगे, तो 2000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए कराने वाला हूँ। तो इन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, और 40 में से 40 क्वेश्चन आपके यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। अब आपसे पूछ ले टेस्ला की, तो टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला इकाई होती है किसकी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आपसे पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? यदि आपसे पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, तो वो होती है टेस्ला। या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या क्या आपसे पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो वो होती है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। या आपसे पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई क्या होती है? वो होती है टेस्ला। यदि आपसे पूछ ले सिंपली चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो वो होती है वेबर। हेनरी की बात करें, हेनरी किसकी इकाई होती है? तो ये होती है विद्युत, किसकी होती है? विद्युत प्रेरकत्व। किसकी होती है? प्रेरकत्व की होती है। किसकी होती है? प्रेरकत्व। आपको इसे याद रखना, किसकी होती है? प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। फेराडे क्या है? फेराडे एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें डबल स्टार लगा लीजिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अब की बार आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता होगी, जो पितरस का निर्माण देख लो, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है पित्ता से। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है पित्ता से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पितरस की पूछ रहा है, लो पित्ता से, तो ये गलत हो जाएगा। पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पितरस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन जो स्टोर होता है पित्त कहाँ पे स्टोर, या स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में। आपको इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले पितरस स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में यह स्टोर होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एक अश्व शक्ति है हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो ये होती है 740 वाट के। ये किसके बराबर होती है? 740 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुमंडलीय का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं बैरोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब बात करें थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो तापमान मापने के लिए।
तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। सेस्मोग्राफ की बात करें तो सेस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। किसकी? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सेस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सेस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। पहला रोग तो हो जाएगा क्वाशियोर। पहला रोग कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोर। और दूसरा रोग कौन सा होता है? दूसरा रोग होता है बेरसबस। कौन सा होता है? बेरस। कौन सा रोग होता है? बेरस। बेरसबस। कौन सा रोग होता है? बेरसबस रोग होता है। आपको इसे याद रखना है। कौन सा रोग होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा रोग? बेरसबस। पहला पहला रोग होता है क्वाशियोर, दूसरा होता है बेरसबस। कौन सा होता है? दूसरा रोग होता है बेरसबस। आपको इसे याद रखना है। क्वाशियोर और बेरसबस ये दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आपको इन्हें भी याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर अब 57 है, सांप किस वर्ग का प्राणी है? तो सांप किस वर्ग का प्राणी हो जाएगा? ये हो जाएगा रेप्टाइल वर्ग का, या सरीसृप वर्ग का प्राणी हो जाएगा सांप। क्वेश्चन नंबर 58 है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सोने को या गोल्ड को किंग ऑफ ऑल मेटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये मापा था रोमन ने। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने मापा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। किस क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी की बात करें कैल्सीफेरॉल। किसका? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करें, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन के का रासायनिक क्या होता है? वो होता है फाइलोक्यूरन। क्या होता है? फाइलोक्यूरन होता है। इसे लिख लेना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है फाइलोक्यूरोन। क्या होता है? फाइलोक्यूरोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं होता है। रक्त का जमाने के लिए किस विटामिन का उपयोग करते हैं? तो विटामिन के का उपयोग करते हैं। आपको इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं सिस्मोग्राफ का। किसका उपयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। तो अब बात करें ओडोमीटर की। ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं बांध द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। तो बांध द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, बांध द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं ओडोमीटर का। एमीटर का उपयोग किसके लिए, किसके मापन में करते हैं? तो धारा के मापन में एमीटर का उपयोग करते हैं। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दूध की शुद्धता के मापन के लिए, दूध की शुद्धता के मापन के लिए, दूध की शुद्धता के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं लेक्टोमीटर का। तो आपको इसे याद रखना है। ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? आपको इसे इन दोनों को याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बांध द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है या 22 हड्डियां होती है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? ये बना होता है कॉपर प्लस जिंक। किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा। और जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कांसे की। कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है कॉपर प्लस टिन। किससे मिलकर बना होता है? कांसा कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन किसकी कार्यात्मक इकाई होती है? तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी? तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है,
समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं फेदोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार की बात करें तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, सोनार की फुल फॉर्म होती है। अल्टीमीटर की बात करें, अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो वायुयान द्वारा वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, तो वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कवक या फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब बात करें फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी की बात करें तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को, किसके? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 67 है, दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो आपको पता होगा वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल होता है कौन सा? रेफ्लेसिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल कौन किसका होता है? तो वो होता है रेफ्लेसिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है? तो रेटिना पर। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो हमारा आंख है उस पर, उसके किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि नेत्रदान में कौन सी नेत्र का भागदान दिया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया वाला भागदान दिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा भागदान दिया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया वाला भागदान दिया जाता है। आपको इसे याद रखना है। अब बात करें आइरिस की, तो पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को, यहाँ पे आपको इसे लिख लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो ये वो करती है आइरिस। कौन करती है? आइरिस करती है। आपको इसे याद रखना है। आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे परितारिका भी कहते हैं। आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। पुतली के, जैसे कि पुतले के आकार को नियंत्रित कैसे करेगी? जैसे हम कभी तेज प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंख खुद ही बंद हो जाती है या ज़्यादा नहीं खुलती है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है उस समय? तो वो करती है आइरिस। और जब हम किसी अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंख हम पूरी तरीके से खोल सकते हैं, जब उसको कौन नियंत्रित करता है? तो वो भी परितारिका या आइरिस ही नियंत्रित करती है पुतली को। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पुतली को कैसे नियंत्रित करती है परितारिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें यदि यहाँ पे दे रखा है, इसे नहीं लिखा है, ये लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यदि ये ऑप्शन नंबर ए होता तो बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को ही लगा देते। तो हमसे पूछा है ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति कितनी होती है हवा में? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रकाश की गति कितनी होती है निर्वात में? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी गति होती है? ये होती है प्रकाश की। किसकी होती है? प्रकाश की गति होती है। ये दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस गैस को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है? तो किस गैस को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के किस भाग का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? यानी कि 100 किलोग्राम का यदि कोई व्यक्ति है
किलोग्राम यदि कोई व्यक्ति है तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी होगी, लगभग उसमें रक्त की मात्रा होगी 7 किलोग्राम। यानी कि यदि किसी व्यक्ति में 100 किलोग्राम वजन है तो रक्त की मात्रा उसमें कितनी होनी चाहिए, उसमें 7 किलोग्राम होनी चाहिए। तो कुल भार का 7% रक्त होता है, कुल भार का कितना 7% रक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है सम्वेग संरक्षण पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सम्वेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है गैगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गैगा रोग होता है। रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। एनीमिया की बात करें, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मधुमेह, मधुमेह रोग कब होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। या रक्त में जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग होता है। तो आपको इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के लिए करते हैं? तो वो करते हैं निकटदर्शी दोष के लिए। तो निकटदर्शी दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको इसे याद रखना है। अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए करते हैं? निकटदर्शी दोष के लिए करते हैं। दूरदर्शी दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको इसे याद रखना है। निकटदर्शी दोष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मायोपिया। इसे क्या कहते हैं? इसे मायोपिया कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। दूरदर्शी दोष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो आपको इन्हें याद रखना है। मोतियाबिंद क्या है? आंखों से संबंधित एक रोग है। जब उम्र बढ़ जाती है तो जो वस्तु है, जो आंखों का लेंस है, वो अस्पष्ट हो जाता है, उस पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपको इसे याद रखना है। प्रेस बायोपिया, तो ये भी एक जब उम्र बढ़ जाती है जब रोग होता है तो उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आपको इन्हें याद रखना है। तो आपको इन दोनों को तो याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो निकट दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदर्शी दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकटदर्शी दोष को क्या कहते हैं? इसे बायोपिया कहते हैं। और किस लेंस का उपयोग करते हैं निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए? तो वो करते हैं अवतल लेंस का। आपको इन्हें याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, वॉशिंग सोडा या धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है Na2। क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 10H2O। इसमें जल के अणु कितने होते हैं? इसमें 10 जल के अणु होते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। इसे क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। इसे, इसका नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा। इसे क्या कहते हैं? बीटा सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीटा सोडा भी कहते हैं। आप इसे याद रखना। बीटा 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 सोडा, खाने वाला सोडा, बेकरी सोडा, इसे इन नामों से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? वो पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। आपको इसे याद रखना है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और एमाइलेज एंजाइम को क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम को ही टाइलिन एंजाइम कहते हैं। अब बात करें पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में। किस में पाया जाता है? हमारे पेट में, अमाशय में पाया जाता है। और ये किसका कार्य करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। किसमें? प्रोटीन के पाचन में सहायता। अब बात करें रेनिन की, तो रेनिन किस में पाया जाता है? ये भी हमारे अमाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये भी हमारे अमाशय में पाया जाता है। और किसके पाचन में सहायता करता है? ये दूध के पाचन में सहायता करता है। किसके में? दूध के पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन की बात करें, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। किस में पाया जाता है?
अग्नाशय के द्वारा स्रावित। ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में जाके ये सक्रिय होता है। आपको इसे याद रखना है, ये छोटी आंत में जाके सक्रिय होता है और किस में सहायता करता है? ये भी प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। आपको इसे याद रखना है, ये किसमें? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शुक्र या वीनस सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो वो बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसको बदलती है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनोमो की बात करें या जनरेटर की बात करें तो ये क्या करते हैं? यह किसको बदलते हैं? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, इसके विपरीत यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 82 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी शुरुआत में ही बताया था, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 83 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन या लोहा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 86 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। किसमें होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन को लिख लेना, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रकीर्णन की। तो किस प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और विचलन की भी बात कर ले तो विचलन 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 किसका सबसे अधिक होता है? तो विचलन भी सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? तो वो होती है बैंगनी रंग की। तरंग दैर्ध्य आपसे पूछ ले, तरंग दैर्ध्य किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किसका विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? वो होती है बैंगनी रंग की। अब आपसे पूछ ले, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन कम किसका होता है सबसे कम? तो वो होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। और साथ ही साथ आपसे पूछ ले, किसका विचलन सबसे कम होता है? किसका विचलन सबसे कम होता है? तो वो होता है लाल रंग का। यदि आपसे पूछ ले किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यदि आपसे पूछ ले किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो वो होती है लाल रंग की। तो ये 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिए और ये 6 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी का। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो वो होती है बैंगनी रंग की। यदि आपसे पूछ ले किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्ध्य को भी आपको याद रखना है। तो हमसे पूछा किस प्रकार के रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एथिलीन का। किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का या एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 89 है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। ये तब होगी जब, यदि ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा, ऑप्शन में अंडाणु कोशिका नहीं दे रखा है। कौन सी? अंडाणु, अंडाणु कोशिका नहीं दे रखी है। अंडाणु कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अंडाणु कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यदि अंडाणु कोशिका ऑप्शन में नहीं दे रखी है तो तंत्रिका कोशिका इसका आंसर होगा। सबसे छोटी कोशिका की पूछ ले, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है शुक्राणु कोशिका। कौन सी होती है? होती है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु कोशिका होती है। अब ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो वो होती है लाल रंग के प्रकाश में। किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरे रंग के प्रकाश में नहीं होती है। बहुत से बच्चे इसमें हरा रंग आंसर लगा देंगे, लेकिन हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक नहीं होती है। सबसे अधिक किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, शुद्ध सोना या प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, आनुवंशिकता हेरिडिटी की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या हो जाएगी? आनुवंशिकता की इकाई हो जाएगी जीन। सो क्वेश्चन नंबर 94 है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है दूध का खट्टा होना? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, पराबैंगनी किरणों या यूवी रेज को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो यूवी रेज को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ओजोन गैस। कौन सी हो जाएगी? ओजोन गैस हो जाएगी। ओजोन को क्या कहते हैं? O3 भी कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ओजोन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन के द्वारा। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टैंडर्ड के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब बात करें रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, तो आपको रदरफोर्ड को याद रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। ये आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनीमोमीटर। इसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपको पता होगी, स्पीडोमीटर से वाहन की स्पीड मापते हैं। इसे क्या मापते हैं? वाहन की स्पीड मापते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हाईवे पे लगा होता है एक यंत्र, जिसमें से बाहर यदि कोई 80 की स्पीड से ज़्यादा है तो तुरंत उसमें 80 लिखा आ जाता है। पुलिस वाले इसको यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर को। ये देखते हैं कि कोई जो बाहर निकल के गया है वो कितनी स्पीड से निकल के गया है। तो स्पीडोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? बाहर की गति को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारी सेंचुरी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, पौधों की पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पौधों की पत्तियों का पीला रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मैं अभी आपके लिए 2 वीडियो और कराऊंगा, जिसमें मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 500 प्लस के 2 वीडियो आपके पास लाने वाली है। तो यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को स्किप करके मत जाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इन 2 वीडियो से। तो इन दोनों वीडियो को स्किप करके मत जाना, इनके लिंक आपको मैं जब वीडियो बना दूंगा तो एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो यदि ये वीडियो आपने पूरी देख ली है तो कमेंट कर देना 100, तो मैं समझ जाऊंगा ये वीडियो आपने पूरी देख ली है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।